बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। जब मैं मजबूरन एक पठान के यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली गई, इसके बाद जो कुछ हालात और वक़ात मेरे साथ हुए, मैं तो अगर मजबूर ना होती तो इसी रोज़ ही वो काम छोड़कर वापस आ जाती। लेकिन मेरे लिए काम छोड़ना भी आसान ना था, क्योंकि हमारी रोज़ी रोटी इसी घर में काम करते हुए चल रही थी। अगर मैं काम छोड़ देती, घरों में फाकों की नौयत आ सकती थी। बहरहाल मेरा तल्लक एक मतवसत तबके से था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी। मेरा एक ही भाई था जो कि शादीशुदा था। जब तक मेरे अब्बा की कमज़ोर हड्डियों में जान थी, वो अपना काम करते रहे और इन्हीं की तनख्वाह से ही हमारा गुज़र होता था। भाभी के आने के बाद तो भाई ऐसा बदला कि हमसे बात करना ही तर्क कर दी थी। फिर रोज़ रोज़ की लड़ाइयों झगड़ों में वो बात इस कदर आगे बढ़ गई कि भाई ने साफ साफ कह दिया कि मैं आप लोगों का ख़र्चा नहीं उठा सकता। मैं अपनी बीवी के साथ अलग घर में रहूँगा, वरना ये रोज़ रोज़ के चिक चिक तो किसी रोज़ मुझे मार ही देगी। अम्मी अब्बू भी कुछ ना बोले, वो तो बस अपने बेटे का घर बसता हुआ देखना चाहते थे। और यूँ मेरा भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग घर में चला गया और हम तीनों इसी घर में रह गए थे। भाई के इस फैसले के बाद अब्बू की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मुझे भी भाई पर बहुत गुस्सा था कि इस उम्र में तो इसे अपने अब्बा का सहारा बनना चाहिए था। इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि अब्बा बैठकर घर आराम करें तो मैं आपके ख़र्चा पूरा करूँगा। मगर वो तो ऐसा रनमनीद निकला कि उल्टा इनके कमज़ोर कंधों पर मेरी और अम्मा की ज़िम्मेदारियाँ डालकर बीच के रास्ते से निकल चुका था। अम्मा को मेरी शादी की भी फ़िक्र थी। यही दुआ करती रहती कि जल्द से जल्द कोई अच्छा रिश्ता आए और मुझे मेरे घर का कर दे। अगर इस सब के लिए पैसों की भी बहुत ज़रूरत थी। अब्बा की तबीयत ख़राब रहने लगी तो वो काम से भी छुट्टी करने लगे। यूँ ज़्यादा छुट्टियों की वजह से इनका मालिक भी इनसे काफ़ी लड़ने झगड़ने लगा था। वो एक रोज़ जब अब्बा को शदीद बुखार हुआ, एक हफ़्ता मुसलसल छुट्टी पर रहे, तो इनका काम भी चुटके हो जाता और अब घर पर बिस्तर से जा लगे थे। इस बार भी भाई से भी जिक्र किया, मगर वो तो हमारी बातों को नाक से मक्खी की तरह उड़ा चुके थे। कहने लगे कि ये मेरा मसला नहीं, मेरे पास जो पैसे होते हैं इससे वो मुश्किल घर का किराया और बाकी खर्चे पूरे होते हैं। इन्होंने तो साफ हाथ उठा दिए थे। मैं प्राइवेट स्कूल में जहाँ टीचिंग करती थी, वहाँ पर भी इतनी तनख्वाह मिलती कि बड़ी मुश्किल से ही थोड़ा बहुत ही खर्चा चल सकता था, जबकि अब्बा की भी नौकरी छूट गई थी। मैं अपने लिए कोई जॉब ढूंढने लगी, तभी मुझे मेरी एक सहेली ने बताया कि एक पठान ख़ानदान है जो नया नया हमारी कॉलोनी में शिफ्ट हुआ है। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन ढूंढ रहे हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ पर बच्चों को ट्यूशन दे सकती हो। देखने में भी काफ़ी मालदार हैं। मुझे अपने दोस्त की ये पेशकश बहुत अच्छी पसंद आई थी। मैंने इस बारे में जब अपनी माँ से जिक्र किया तो वो थोड़ी परेशान में मुब्तला होगी। फिर कुछ सोचकर कहने लगी कि बेटा सोच लो, ये पठान बड़े ही सरफिरे होते हैं, ज़रा सी गलती और पर ईंट से ईंट बजा देते हैं। तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, मगर पठानों के यहाँ बच्चों को पढ़ाने मत जाओ। न जाने अम्मा को किस बात का खदशा था। मैंने असरार किया कि वो लोग अच्छे खाते पीते घराने से ही हैं, फ़िलहाल इनकी ही नौकरी करती हूँ। अगर मुझे कोई और काम मिल गया तो मैं ये ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दूँगी। बहरहाल अम्मी रज़ामंद हो गई और मैं अगले ही रोज़ स्कूल से छुट्टी के बाद इनके यहाँ चली गई। दरवाज़े पर दस्तक दी तो दरवाज़ा एक मर्द ने खोला था। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर एक पल को मैं बिखर सी गई थी। सर पर सफ़ेद रंग की पगड़ी पहने हुए वो शख्स मुझे घूर कर देख रहा था। इसकी मूछें बेहद घनी थी और दाढ़ी बहुत लंबी, यहाँ तक कि इसकी बैन इस कदर घनी थी कि इसकी आंखें अंदर घुसी हुई दिखाई ना देती। इसने अपनी दाढ़ी मूछें यहाँ तक बालों पर भी मेहंदी लगाई हुई। मैंने बिखलाते हुए कहा कि मैं टीचर हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सर तक पैर तक एक नज़र देखा था और फिर वो झट कर जाने पश्तो ज़बान में क्या बोला, मैं तो कुछ समझ ही ना पाई थी। अलबत्ता अस्सलाम वालेकुम कहते हुए अंदर चली गई। घर काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत था। मैं एक एक चीज़ को बहुत गौर से देख रही थी। वहाँ पर एक 40 से 45 साल के दरमियान की उम्र की खातून बैठी थी। देखकर लगता था कि वो काफ़ी पक्की सी उम्र की है, मगर इसने खुद को इतना चौंक रखा था कि देखकर ऐसा लगता था कि इसकी उम्र 30 से ऊपर की है। इसे देखकर इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और मुझे सामने बैठने का कहा।
मुझसे मेरी तालीम के बारे में पूछने लगी। मैं इसे अपना सारा तारफ़ करवाती रही। वो पठान शख्स वहाँ से जा चुका था। वो भले ही अपने लहजे से सख्त लगता था, मगर ये ख़तून तो अपने लहजे से भी मगरूर लग रही थी। कहने लगी, तुमने मेरे 2 बच्चों को पढ़ाना होगा। इनको पढ़ाने की मैं तुम्हें 20,000 रुपये दूँगी। अगर बच्चों की कारकर्दगी बेहतर हुई तो मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूँगी। ये सुनकर तो खुश हो चुकी थी। 20,000 रुपये मेरे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। स्कूल से 7-8 हज़ार रुपये तनख्वाह, और कहाँ से 20,000। मैंने खुशी खुशी इनका शुक्रिया अदा किया। तभी एक बड़े ही करक लहजे में आवाज़ आई, रहमान मेहमानों के लिए अभी तक चाय क्यों नहीं आई। इसका लहजा काफ़ी सख्त था। वो धीमे लहजे में बात कर रही थी। अचानक से इसका लहजा बड़ा करखत हो गया था। तभी किचन से एक लड़का निकला, जिसकी उम्र मुझे 17 से 18 साल लग रही थी। सर पर मखसूद पेशावरी टोपी और चप्पल पहने हुए बहुत तेज़ कदम उठाता हुआ नज़रें झुकाए वहाँ पर आया। मेरे सामने चाय का कप रख दिया। मैं तो एक नज़र मारकर इस लड़के को देखा था। शक्ल से ही बड़ा ही बोला बाला और मासूम लगता था। वहीं पर खड़ा हो गया तो एक मर्तबा फिर इस खातून ने इसको चलाकर कहा कि अब यहाँ पर खड़े क्या देख रहे हो, जाओ जाकर अपना काम करो। वहाँ से सर झुकाए वापस अपने कमरे में जा चुका था। एक पल को तो मुझे इस पठान लड़के पर बड़ा ही तरस आया। कैसी मासूम सी शक्ल थी, और ये मालकन इस पर किस कदर हुक्म चला रही थी। मेरे दिल में इस लड़के के लिए हमदर्दी थी, मगर मुझे कहाँ मालूम था कि इस लड़के की जैसी हरकतें हैं इसके साथ इससे भी बदतर होना चाहिए था। ठीक ही कह रही थी ये ख़तून, इसके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए था। अगले रोज़ स्कूल से मैं सीधा इसी घर में चली आई। वहाँ पर 2 बच्चे थे जिनको मैंने पढ़ाना था, और वो दोनों ही बहुत शरीर और नालायक किस्म के थे। आज तक मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया, और फिर जिस कदर शरीर और नालायक बच्चे वो थे मैंने आज तक नहीं देखा था। पहले ही रोज़ मेरी बस हो चुकी थी। मेरा दिमाग घूम चुका था। इन्हें अपनी न किताबों से कुछ नहीं आता था। अगर मेरे घर के हालात ख़राब ना होते और मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत ना होती तो कभी भी ये घर छोड़कर भाग चुकी होती थी। मैं आज तक ऐसे शरीर बच्चे नहीं देखे थे, मगर खैर मजबूरी थी। हमें जो कमरा दिया गया था इसमें कई खिड़कियां मौजूद थी। शाम का वक्त होता तो सूरज की किरणें कमरे में आया करती, क्योंकि बाहर सहन का सारा मंजर नज़र आया करता था। मैं भी बच्चों को पढ़ा रही थी, जबकि मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई मुझे छुप छुप कर देख रहा हो। मैंने फ़ौरन नज़रें उठाकर इस कमरे में देखा, यहाँ तक कि खिड़कियों की जानिब भी ध्यान किया। हो सकता है खिड़कियों के बाहर वो ख़तून खड़ी हो, ताकि चोरी छुप के देख रही हो कि मैं इसके बच्चों को कैसे पढ़ा रही हूँ। मैं जैसे ही बच्चों को पढ़ाने में एक मर्तबा फिर मगन हुई तो दोबारा मुझे अपने ऊपर किसी की चुभती हुई नज़रें महसूस होती। इसी बार जो मैंने नज़रें उठाकर दरवाज़े की जानिब देखा तो मेरे वजूद को झटका सा लगा था। थोड़े से खुले हुए दरवाजे से वही पठान मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने इसे गुस्से से देखा तो अगले पल वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। इसके हाथ में गिलास था। वो नज़रें झुकाए अंदर दाखिल हुआ और कहने लगा कि जूस बेगम साहबा ने भिजवाया है आपके लिए। इसने बड़े ही मौदमाना अंदाज में गिलास को वहाँ पर रखा, वापस मुड़ गया। मैंने इसे पहले तो सरसरी सा देखा, मुझे लगा शायद मेरा वहम है, मगर इस दिन के बाद से तो जैसे मेरा शक यकीन में बदलने लगा। मैं यूं ही अभी बच्चों को पढ़ाने बैठती, वो 18-17 साल लड़का जो कि मालकन का नौकर था, खिड़कियों से झांक कर तो कभी दरवाजे की चौखट पर खड़ा होकर मुझे घूर घूर कर देखता रहता। इसकी नज़रों से मुझे उलझन सी महसूस होने लगी थी। मेरे ज़हन में मनफी ख्यालात से आने लगे थे। ऐसे महसूस होता कि जैसे इस लड़की की नज़र मुझ पर अच्छी नहीं थी। मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। अगर लड़के की उम्र 5 साल बड़ी ही थी, लेकिन वो बेशर्म लड़का इसे ज़रा भी लिहाज ना था। अगले रोज़ मैंने इससे बात का असर मैंने अपने चेहरा छुपाकर वहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस रोज़ भी जब मैं नकाब करके बच्चों को पढ़ा रही थी तो खिड़की से दरवाज़ा खोलकर बच्चों की माँ कमरे में दाखिल हो गई। मुझे नकाब में देखकर कहने लगी कि यहाँ पर तो कोई मर्द मौजूद नहीं, फिर आखिर आप नकाब में बच्चों को क्यों पढ़ा रही हैं। ये सुनकर मैंने सरसरी अंदाज में इसे बताया कि मैडम, आपका नौकर अक्सर मुझे खिड़की से या फिर कमरे से झांक कर देखता रहता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर खामोशी से वहाँ से
चली गई। कुछ ही देर बाद जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर इस घर से जाने लगी तो मुझे इस घर की गैलरी में मौजूद एक कमरे से इस नौकर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो रो रहा था जैसे इसे मारा जा रहा हो। इसके रोने की आवाज़ इस कदर दुखी थी कि एक पल को मेरे वजूद काम गया। मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे मैंने इसकी शिकायत करके गलत किया है। हो सकता है ये सिर्फ़ एक गलत फहमी हो, वो अपने काम से वहाँ पर मौजूद हो। खैर, मुझे यहाँ पढ़ाते हुए एक माह गुजर चुका था और इस माह में बच्चों ने ट्यूशन में काफ़ी अच्छे नंबर्स लिए थे, जिसकी वजह से कुछ हज़ारों रुपए मेरे हाथ में थमा दिए गए। ये देखकर मैं बहुत खुश थी। कम से कम इससे हमारे घर के हालात तो कुछ बेहतर हुए। मैंने सोचा कि मुझे बस अपने काम पर ही तवज्जो देनी चाहिए। इस औरत के कहने पर मुझे मजबूरन अपना नकाब उतारना पड़ा था, लेकिन इस लड़के की हरकतें जैसे बढ़ने लगी। एक बार वो चाय लेकर आया तो टेबल पर रखने की बजाय चाय का कप मेरी जानिब बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने चाय का कप पकड़ने लगी तो मेरे करीब हो गया, मेरे कान के करीब होकर कहने लगा कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे इसकी ये हरकत इस कदर बुरी लगी कि मैंने इसे सख्त लहजे से कहा कि तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। मेरे सख्त और बुलंद आवाज़ के लहजे वालदा अंदर आ गई। इस औरत को देखा तो पठान मुलाजमा की जान पर बनी थी, लेकिन मैं इस कदर गुस्से में थी। मैंने इस औरत से इस पठान की शिकायत लगा दी। मैंने कहा कि बहुत बदतमीज़ लड़का है। ये कहता है कि जो कुछ इस औरत ने इस पठान लड़के के साथ किया। मेरी तो हैरत की इंतहा न रही। इस औरत ने मेरे सामने इस लड़के के मुंह पर खींचकर 2-4 थप्पड़ रसीद कर दिए। मुझे वो डांट लगे, मगर इस औरत ने इसे धक्का देकर ज़मीन पर गिरा दिया और ये देखकर तो दंग रह गई। मैंने उठकर इस औरत को रोका। मैंने कहा, ये आप क्या कर रही हैं? वो कहने लगी कि इसको क्या तकलीफ़ है, इसे ये बात बर्दाश्त नहीं कि मेरे बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर इसे कहने लगी कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना मेरे हाथ से मर जाओगे। वो लड़का फ़ौरन से बाहर चला गया। फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, तो मेरे बच्चों को पढ़ाना मत छोड़ना। लड़का ऐसा ही करता है। जो भी अस्तानी मेरे घर बच्चों को पढ़ाने आती है, ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता है ताकि वो यहाँ से चली जाए। और तुमने मेरे बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाया है कि इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। मैं तुम्हें 30,000 महीने का कर दूंगी। औरत मेरी मिन्नतें समाजत पर उतर आई थी। मैंने कहा कि आप ये क्या कह रही हैं? आप बेफिक्र रहें, आपके बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊंगी। बस आप इस लड़के को इस कमरे में ना भेजिएगा। वो कहने लगे कि आइंदा ये आया तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। मैं बहुत मुतमिन हो गई थी, लेकिन जो इसके बाद हुआ मेरे गुमान में भी ना था। मैं नहीं जानती थी कि वो लड़का इस हद तक भी कर गुजरेगा। अगले रोज़ जैसे ही मैंने पठान के बंगले के घर की बेल बजाई, दरवाज़ा उसी पठान लड़के ने खोला था। मुझे देखते ही इसने अपनी नज़रें झुकाई और फ़ौरन से वहाँ से पलट गया। इसके चेहरे के तासरात अलग ही लग रहे थे। वह बहुत गुस्से में, इसके चेहरे पर नागवारी के तमाम असरात मौजूद थे। शायद मेरी वजह से इससे मार पड़ी थी इसलिए, लेकिन ऐसे भी तो लिहाज रखना चाहिए था। कुछ छोटा तो नहीं था। बहरहाल इसके बाद इस लड़के ने ना तो दोबारा मेरे कमरे में आने की कोशिश की और ना ही मुझे खिड़की के दरवाजे झांकने की कोशिश की। लेकिन एक बार फिर बच्चों को पढ़ा रहे थे कि जब वो पठान औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी, मेरे वालिद की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे बच्चों समेत अपने वालिद से मिलने जाना है। मैंने कहा ठीक है। मुझे भी छुट्टी मिल चुकी थी और वो बच्चा फ़ौरन अपनी माँ के साथ चले गए। स्कूल के बच्चों की कापियाँ साथ लाई थी, फ़ारग वक़्त में चेक कर लेती थी। मैंने वो कापियाँ अपने पर्स में डाली, मगर जैसे ही बाहर जाने लगी तेज़ बारिश शुरू हो गई। बारिश में तो ऐसी तूफ़ानी बारिश का रूप धार लिया था कि मैं परेशान हो गई। इस बारिश में कैसे भुगतूंगी, घर जाऊंगी। वो औरत अपने बच्चों को लेकर ड्राइवर के साथ जा चुकी थी। घर में बस वो 18 साल मुलाजम पठान था या फिर मैं। अब मुझे परेशानी से लाक होने लगी थी। पहले तो सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। एक नौजवान लड़के के साथ एक घर में रहना मुनासिब बात नहीं, लेकिन बाहर तूफ़ानी बारिश से तमाम सड़कें पानी से भर चुकी थी और ऐसे मौसम में पैदल की मसाफत तय करना एक दोहरा अजाब था।
मैं अभी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि जाऊं या फिर रुक जाऊं, जब मुझे इस नौजवान लड़के की आवाज़ सुनाई कहने लग गई जैसे वो कुछ पढ़ रहा हो। मैं दरवाजे के पास खड़ी बारिश को देख रही थी कि कब इस बारिश का ज़ोर कुछ कम हो और मैं बाहर जाऊं, लेकिन इस लड़के के पढ़ने की आवाज़ सुनकर मैं वापस पलटी थी। मैं चलते चलते इसी कमरे में आ गई जहां बच्चों को पढ़ाती थी। मैंने देखा वो लड़का इन बच्चों की किताबें पकड़े टूटे फूटे लफाज से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वैसा क्यों कर रहा था? फिर इसने इस बच्चे को कापी पकड़ी और पेंसिल पकड़कर इसके लिखे हुए लफाजों से पर पेंसिल फेरने लगा, जैसे कि लिखने की कोशिश कर रहा है। मेरे लिए सब अनोखी सी बात थी। इसके चेहरे पर अब भी उस ज़ख्म के निशान थे, क्योंकि इस दिन इस औरत ने थप्पड़ मारे थे। यकदम तेज़ बादल गरजा, जिसकी आवाज़ से बेसाख्ता मेरे मुंह से चीख बरामद हुई थी। इस लड़के ने दरवाजे पर मेरी तरफ देखा तो बुरी तरह से घबरा सा गया और इसने वही पेंसिल रखी, कापी बंद की और खड़ा हो गया। इसके चेहरे की रंगत फक पड़ गई थी। कहने लगा, मैं तो कापी समेट रहा था, मैंने कुछ किया नहीं। वो घबरा गया। मैंने कहा कि मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बात सुनकर वो नौजवान लड़का आंसू बहाने लगा, मेरे पास आ गया और हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा, खुदा के लिए किसी से मत कहिएगा कि मैं इनकी किताबों को देख रहा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हारी ये बात किसी से नहीं कहूँगी। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम मुझे देखते क्यों थे? मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक लड़की को देखते हो वो कहने लगा, आपको गलतफहमी हुई है अस्तानी साहबा, मैं आपको नहीं देख रहा। मैं तो इन बच्चों को पढ़ते हुए हसरत से देखता था, क्योंकि मुझे भी तालीम हासिल करने का बहुत शौक़ था। मैंने कहा, तो फिर अपनी मालकन से कहो जहाँ इसके बच्चे पढ़ते हैं, मैं तुम्हें भी पढ़ा देती हूँ। ये बात सुनकर तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगा, बड़ी तरह से बदहवास हो गया। कहने लगा, इसे मत कहिएगा, वो मुझे जान से मार डालेगी। मैंने कहा, वो क्यों? कहने लगा, जानती हैं ये औरत मेरी क्या लगती है? मैंने कहा, हाँ, तुम्हारी मालकन है। वो कहने लगा, नहीं, ये मेरी सतीली माँ है। ये सुनकर मैं दंग रह गई थी। कहने लगा, ये नहीं चाहती कि मैं तालीम हासिल करूँ। अभी मैंने तालीम हासिल कर ली तो इसे ये डर है कि कहीं मैं अपना हक ना मांग लूँ। इसने मेरे बाप का दिल भी मेरी जानिब से ख़राब कर दिया है। मैं स्कूल में जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था, लेकिन ये औरत कहती थी कि मैं कौन ज़हीन हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता। मेरा बाप मुझे बहुत मारता था और फिर इस औरत के कहने पर मुझे घर के कामों पर लगा दिया। मेरी इस घर में सिर्फ़ एक मुलाजमा की हैसियत है। चाहती हैं कि इसके बच्चे पढ़ लिख कर मालकों वाली ज़िंदगी गुजारे और मैं सारी ज़िंदगी इनकी ग़ुलामी करता रहूं। ये सब सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा, मैं तुम्हें रोज़ पढ़ाऊंगी, तू बहुत जल्द पढ़ना सीख जाओगे। मेरी बात सुनकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। बारिश भी काफ़ी थम चुकी थी और मेरे दिल से इस लड़के के लिए तमाम खदशात दूर हो चुके थे। अगले रोज़ मैंने इसे पढ़ाना शुरू कर दिया। वो वाकई ज़हीन लड़का था। मुझे कभी भी पानी शरबत देने के बहाने आ जाता, तो कभी चाय देने के बहाने। मैं अभी इसकी शिकायत नहीं लगाती थी। मैंने अपने पैसों से इसके लिए इब्तदाई जमातों की कापियाँ ख़रीदी और इसे सबक देकर इसकी कापियाँ इसे दे देती और कहती कि इसको छाप लो। वो ऐसा नहीं करता था कि 1 साल के अंदर नौजवान अच्छा उर्दू लिखना सीख गया था और इंग्लिश भी लिख लेता था। काफ़ी टाइम से इसे अच्छा पढ़ना आ गया था। एक दिन मैंने इसके बाप से बात की कि इसे कहा कि इनका बेटा ज़हीन है, इसे तालीम ज़रूर दिलवाएं, थोड़े वक्त लगेगा लेकिन वो कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। मैंने इसके वालिद को बहुत समझाया तो वो इस बात पर आमादा हो गया। अपने स्कूल की मैडम से कहा कि मैंने इस लड़के को अपने ही स्कूल में दाखिला दिलवा दिया था। वो 18 साल लड़का 5वीं जमात में पढ़ने लगा था। इससे पहले कि इसकी सारी क्लासें मैंने इसे पढ़ा दी। पहले तो कहने लगा, मुझे शर्मिंदगी होती है छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ते हुए, ये शर्मिंदगी महसूस होती है। मैंने कहा, इल्म हासिल करने की कोई भी उम्र नहीं होती, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। अगर पक्का इरादा कर लो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। चंद माह बाद ही मेरी शादी हो गई थी, लेकिन वो पठान नौजवान स्कूल में पढ़ता था। शादी के बाद मैं दूसरे शहर चली गई। 6-7 साल बाद जब मैं वापस आई, इस लड़के ने 10वीं जमात पास कर ली थी। अब कॉलेज जाने लगा था।
اس کا والد اسے اپنی فیکٹری میں بھی ساتھ لے جانے لگا تھا۔ اس لڑکے کی زندگی بدل گئی تھی اور وہ آج ہی مجھے مشکور نظروں سے دیکھتا تھا، کہتا تھا کہ اگر آپ میرا ساتھ نہ دیتی تو آج میں یہ زندگی نہ گزار رہا ہوتا، بلکہ آپ بھی اس عورت کی غلامی کر رہا ہوتا۔ کبھی کبھی ہماری نیکی کس کی زندگی بدل دیتی ہے، اسی لیے جب بھی موقع ملے انسان کو ایسے نیک کی کام کرتے رہنا چاہیے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو سننے کو ملے۔ اللہ حافظ۔